का अंधेरा घना था और बारिश की बूंदें तेजी से जमीन पर गिर रही थीं। हवा में ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। गांव के किनारे बने उस छोटे से मकान के बाहर एक बूढ़ी माँ सावित्री अपने बेटे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका साड़ी का पल्लू बारिश में भीगकर भारी हो चुका था और उसका कांपता शरीर ठंड से अकड़ रहा था। उसने कई बार दरवाजे पर दस्तक दी। रमेश, बेटा, दरवाजा खोल दे, मैं तेरी माँ हूं। उसकी आवाज बारिश के शोर में दब रही थी, पर उसका दर्द उस शोर से कहीं ज्यादा गहरा था। सावित्री की आंखों में आंसुओं का सैलाब था जो बारिश की बूंदों के साथ मिलकर उसके चेहरे पर बह रहा था। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह जानती थी कि रमेश घर में है। वह उसकी बहू कुसुम की कर्कश आवाज को सुन सकती थी, जो शायद रमेश को कुछ कह रही थी। सावित्री का दिल टूट रहा था। जिस बेटे को उसने 9 महीने कोख में रखा, जिसके लिए उसने अपने पति की मृत्यु के बाद सारी जिंदगी मेहनत की, वही बेटा आज उसे इस ठंडी बारिश में बाहर खड़ा छोड़ रहा था। कुछ समय पहले की बात है। सावित्री की जिंदगी कभी सुखमय थी। गांव में उसका छोटा सा घर था, एक खेत और उसका इकलौता बेटा रमेश। जब रमेश छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सावित्री ने अकेले ही खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे और रमेश को पढ़ाया लिखाया। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था कि रमेश बड़ा आदमी बने। रमेश भी समझदार था, मेहनती था। उसने शहर में नौकरी पकड़ ली और सावित्री का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। फिर आया वह दिन जब रमेश ने कहा, माँ, मैं शादी करना चाहता हूं। सावित्री ने खुशी खुशी कुसुम को अपनी बहू बनाया। कुसुम शहर की लड़की थी, पढ़ी लिखी और रमेश से प्यार करती थी। शुरू में सब ठीक था। कुसुम सावित्री का सम्मान करती थी और सावित्री उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। लेकिन समय के साथ कुसुम का व्यवहार बदलने लगा। शादी के कुछ महीनों बाद ही कुसुम का असली चेहरा सामने आने लगा। रमेश को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह अपने काम में व्यस्त रहने लगा। कुसुम घर की मालकिन बन बैठी। सावित्री को अब छोटी छोटी बातों पर ताने सुनने पड़ते। अम्मा, आप तो गांव की हैं, आपको क्या पता शहर का रहन सहन। कुसुम की यह बात सावित्री के दिल को चीर देती। सावित्री ने कभी जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सुनती और अपने काम में लगी रहती। लेकिन कुसुम का व्यवहार दिन ब दिन और सख्त होता गया। वह सावित्री को घर के कामों में ताने मारती। आपके हाथ में तो कुछ होता नहीं, बस खाने पीने की पड़ी रहती है। सावित्री, जो सुबह से शाम तक घर के काम करती, खाना बनाती और कुसुम की हर बात मानती, अब धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन कुसुम ने रमेश से कहा, तुम्हारी माँ को अब गांव में ही रहना चाहिए, शहर का माहौल उनके लिए नहीं है। रमेश ने अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन कुसुम की बातों में आकर चुप रहा। सावित्री को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद बेटे का भला यही है। उसने गांव वापस जाने का फैसला कर लिया। गांव लौटने के बाद सावित्री अकेली पड़ गई। उसका छोटा सा घर अब खाली खाली लगता था। रमेश कभी कभार फोन करता, लेकिन कुसुम की वजह से वह ज्यादा बात नहीं करता था। सावित्री को अपने बेटे की याद सताती और एक दिन वह उससे मिलने शहर चली गई। उस रात बारिश हो रही थी। सावित्री बस से उतरकर रमेश के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कुसुम ने रमेश को मना कर दिया कि वह दरवाजा खोले। क्या जरूरत है, बारिश में भीगने दो, शायद अक्ल आए, कुसुम ने ठंडे लहजे में कहा। रमेश ने अपनी माँ की हालत के बारे में सोचा, लेकिन कुसुम के डर से चुप रहा। सावित्री बाहर खड़ी रही। उसकी साड़ी भीग चुकी थी और उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। वह बार बार दरवाजा खटखटाती, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कुसुम की हंसी और रमेश की चुप्पी सावित्री के दिल को और गहरे चोट पहुंचा रही थी। सावित्री की आंखों में अब सिर्फ आंसू ही नहीं, बल्कि एक अनकहा दर्द था। उसने सोचा, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपने बेटे को पाला? वह बारिश में भीगती रही और उसका मन बार बार अतीत में चला जाता। वह उन दिनों को याद करती जब रमेश छोटा था और वह उसे अपनी गोद में लेकर कहानियां सुनाया करती थी। वह उन रातों को याद करती जब वह भूखी रहकर रमेश को खाना खिलाती थी। लेकिन अब सब बदल चुका था। कुसुम ने रमेश को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था।
वह सावित्री को एक बोझ समझती थी। कुसुम की बातें अब और कड़वी हो गई थीं। एक बार जब सावित्री ने रमेश को फोन किया तो कुसुम ने फोन छीनकर कहा, अम्मा, आप बार बार फोन करके हमें तंग न करें। रमेश की जिंदगी में अब हम हैं, आपकी जरूरत नहीं। सावित्री का दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद वह अपने बेटे को फिर कभी न देख पाए, लेकिन मां का दिल था जो बार बार अपने बेटे की याद में तड़पता। उस रात बारिश में भीगती सावित्री ने फैसला किया कि वह वापस नहीं जाएगी। वह अपने बेटे के पास रहेगी, चाहे उसे कितना ही दर्द सहना पड़े। बारिश की रफ्तार और तेज हो गई थी। सावित्री का कांपता शरीर अब लगभग अचेत सा हो चला था। उसकी साड़ी पानी से लथपथ थी और उसके बाल चेहरे पर चिपक गए थे। फिर भी वह दरवाजे के सामने खड़ी रही, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद उसी लकड़ी के दरवाजे में बंधी हो। उसने एक बार फिर कमजोर आवाज में पुकारा, रमेश बेटा, बस एक बार दरवाजा खोल दे। लेकिन जवाब में केवल बारिश का शोर और कुसुम की दूर से आती कर्कश हंसी ही सुनाई दी। अचानक दरवाजे के पीछे से कुछ हलचल हुई। सावित्री का दिल जोर से धड़का। शायद रमेश का मन पिघल गया हो। उसने आंखें मूंद कर प्रार्थना की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बजाय कुसुम की तेज आवाज गूंजी, देखो रमेश, अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं मायके चली जाऊंगी। तुम्हारी मां को अब यहां जगह नहीं है। सावित्री का दिल चकनाचूर हो गया। उसने सुना कि रमेश कुछ बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बारिश के शोर में दब गई। सावित्री ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास बने छोटे से बरामदे में आश्रय लिया। वहां छत थी, लेकिन हवा के साथ बारिश की बूंदें अब भी उसे भिगो रही थीं। उसने अपनी गीली साड़ी को निचोड़ा और दीवार के सहारे बैठ गई। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जातीं, लेकिन अब उसका मन थक चुका था। वह सोचने लगी कि शायद उसकी गलती थी कि उसने रमेश को इतना लाड प्यार दिया। शायद उसने उसे इतना कमजोर बना दिया कि वह अपनी पत्नी के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाता। कुसुम का व्यवहार अब क्रूरता की हदें पार कर रहा था। जब सावित्री शहर में थी, तब कुसुम ने उसे घर के एक कोने में रहने की इजाजत दी थी, लेकिन वह कोना भी उसका नहीं था। कुसुम ने सावित्री को पुराने फटे पुराने कपड़े पहनने को मजबूर किया। अम्मा, आप तो गांव की हैं, आपको क्या जरूरत है नई साड़ियों की? वह ताने मारती। खाना भी सावित्री को वही मिलता जो कुसुम और रमेश खाने के बाद बचाते। कई बार तो सावित्री भूखी ही सो जाती, क्योंकि कुसुम भूल जाती थी कि सावित्री के लिए भी खाना रखना है। एक बार जब सावित्री ने हिम्मत करके रमेश से कहा, बेटा, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे, मैं अपने लिए कुछ कपड़े ले लूंगी, तो कुसुम ने बात सुन ली। उसने सावित्री को सबके सामने अपमानित किया। पैसे मांगने की आदत पड़ गई है। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें पालने के लिए बैठे हैं? रमेश ने अपनी मां की ओर देखा, लेकिन फिर नजरें झुका लीं। सावित्री ने उस दिन के बाद कभी कुछ नहीं मांगा। गांव की यादें और टूटता मन बरामदे में बैठी सावित्री की आंखें अब अतीत में खो गई थीं। उसे याद आया वह दिन जब रमेश छोटा था और उसे बुखार हुआ था। सावित्री ने रात रात भर जाग कर उसकी सिकाई की थी। उसने अपने गहने बेचकर रमेश की पढ़ाई का खर्च उठाया था, लेकिन आज वही रमेश अपनी पत्नी के डर से उसे बारिश में मरने के लिए छोड़ रहा था। सावित्री को गांव की याद आई। वहां उसका छोटा सा घर था, जहां पड़ोसी उसका हालचाल पूछते थे, लेकिन अब वह घर भी खंडहर सा हो गया था। गांव में कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। फिर भी वह सोचने लगी कि शायद उसे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मां का दिल था जो अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं था। सुबह होने को थी। बारिश अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन सावित्री का शरीर ठंड से जकड़ गया था। तभी दरवाजा खुला। सावित्री ने उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन बाहर निकली कुसुम। उसके चेहरे पर क्रोध था। क्या बात है अम्मा, रात भर यहीं डेरा डाले रहीं? जाओ, गांव वापस जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, कुसुम, बस एक बार रमेश से मिलवा दे, मैं चली जाऊंगी। कुसुम ने व्यंग्य भरा हास्य उड़ाया। रमेश को तुमसे कोई मतलब नहीं, वह अब मेरे साथ खुश है, तुम बस परेशान करने आती हो। इतना कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सावित्री का मन अब पूरी तरह टूट चुका था।
उसने सोचा कि शायद वह अपने बेटे के लिए बोझ बन गई है, लेकिन फिर भी उसका दिल बार बार यही कहता कि रमेश उसका बेटा है और वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। सावित्री अब बरामदे में ही बैठी रही। उसका शरीर बीमार पड़ रहा था, लेकिन उसका मन अब भी अपने बेटे की एक झलक के लिए तरस रहा था। कुसुम का अत्याचार अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, वह सावित्री को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ रही थी। गांव के लोग जो सावित्री की कहानी सुनते, उसे सलाह देते कि वह अपने बेटे को भूल जाए, लेकिन सावित्री का जवाब हमेशा यही होता, वह मेरा बेटा है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं, लेकिन सावित्री के लिए अंधेरा और गहरा हो गया था। बरामदे में ठंडी गीली फर्श पर बैठी सावित्री का शरीर अब पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसकी सांसें भारी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बारिश की बूंदें अब रुक चुकी थीं, लेकिन सावित्री के दिल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह बार बार उस दरवाजे की ओर देखती जो उसके बेटे रमेश के घर का प्रवेश द्वार था, लेकिन अब उसके लिए एक अभेद्य दीवार बन चुका था। कुसुम का क्रूर व्यवहार अब अपनी चरम सीमा पर था। उस सुबह जब वह फिर से बाहर निकली तो उसने सावित्री को बरामदे में देखकर क्रोध से तिलमिला उठी। अभी भी यहीं हो? मैंने कहा था ना, यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं, उसने चिल्लाकर कहा। सावित्री ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, बस एक बार रमेश से मिलने दे, मैं चली जाऊंगी कुसुम। कुसुम ने ठंडा जहरीला हास्य उड़ाया। रमेश को तुमसे कोई मतलब नहीं अम्मा, तुम बस हमारे लिए बोझ हो। जाओ, अपने गांव वापस जाओ और हमें चैन से जीने दो। उसने पास ही पड़ा एक पुराना टूटा फूटा बैग सावित्री की ओर फेंका और कहा, ये लो, अपनी चीजें लेकर निकलो। सावित्री ने बैग की ओर देखा, लेकिन उसका मन अब टूट चुका था। उसने बैग नहीं उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे भी सूख चुके थे। तभी रमेश दरवाजे पर दिखा। सावित्री का दिल जोर से धड़का। उसने अपने बेटे की ओर देखा, जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति जीवन की आखिरी उम्मीद देखता है। रमेश, बेटा, उसने कांपती आवाज में पुकारा। रमेश ने एक पल के लिए अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए दुख और अपराध बोध झलका, लेकिन कुसुम ने उसे तुरंत डपट दिया। क्या देख रहे हो? जाओ, ऑफिस के लिए तैयार हो, इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं। रमेश ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। सावित्री का दिल उस पल पूरी तरह टूट गया। उसने महसूस किया कि उसका बेटा अब उसका नहीं रहा। कुसुम की जीत हो चुकी थी। सावित्री ने हिम्मत जुटाई और बरामदे से उठी। उसका शरीर बीमारी और ठंड से कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका मन अब फैसला कर चुका था। वह अपने बेटे को और नहीं तंग करना चाहती थी। उसने उस टूटे फूटे बैग को उठाया, जिसमें कुछ पुराने कपड़े और उसकी जिंदगी की आखिरी यादें थीं। उसने आखिरी बार रमेश के घर की ओर देखा और धीरे धीरे सड़क की ओर चल पड़ी। शहर की सड़कों पर चलते हुए सावित्री को हर कदम भारी लग रहा था। वह बस स्टैंड तक पहुंची और गांव जाने वाली आखिरी बस में सवार हो गई। बस में बैठे हुए उसकी आंखें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन उसका मन अभी भी रमेश के पास था। वह सोच रही थी कि शायद उसने कुछ गलती की होगी, जिसकी वजह से उसका बेटा उससे इतना दूर हो गया। गांव पहुंचकर सावित्री अपने पुराने जर्जर घर में लौटी। घर की दीवारें अब और कमजोर हो चुकी थीं और छत से पानी टपक रहा था। पड़ोसियों ने उसका हालचाल पूछा, लेकिन सावित्री ने किसी से ज्यादा बात नहीं की। वह चुपचाप अपने घर के एक कोने में बैठ गई। उस रात उसने रमेश की बचपन की एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसे सीने से लगाकर रोने लगी। सावित्री की तबीयत अब तेजी से बिगड़ने लगी। बारिश में भीगने की वजह से उसे तेज बुखार और खांसी ने जकड़ लिया। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और सावित्री के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह शहर जाकर इलाज करा सके। पड़ोसियों ने उसकी कुछ मदद की, लेकिन सावित्री का मन अब जीने की इच्छा खो चुका था। कुछ दिन बाद सावित्री की हालत और बिगड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। एक पड़ोसन, राधा, जो सावित्री की पुरानी दोस्त थी, उसके पास बैठी थी। राधा ने उसका हाथ थामकर कहा, सावित्री, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सावित्री ने धीमी आवाज में जवाब दिया, राधा, मेरा बेटा, मेरा रमेश, वह मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने उसे सब कुछ दिया,
लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं दिया। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कह न सकी। सावित्री ने आखिरी बार रमेश की तस्वीर की ओर देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी सांसें थम गईं और उसका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गया। सावित्री की मृत्यु की खबर रमेश तक पहुंची। कुसुम ने उस खबर को हल्के में लिया और कहा, अच्छा हुआ, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन रमेश का दिल उस दिन टूट गया। वह चुपके से गांव गया, जहां उसकी मां का अंतिम संस्कार हो चुका था। उसने अपनी मां के घर में उसकी तस्वीर देखी, जो अब भी दीवार पर टंगी थी। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी मां को खो दिया था और उसके साथ साथ वह अपराध बोध भी लिए जी रहा था, जो उसे जिंदगी भर सताता रहा। कुसुम का अत्याचार और रमेश की चुप्पी ने सावित्री की जिंदगी को एक दर्दनाक अंत तक पहुंचाया। यह कहानी एक मां के प्यार, बलिदान और अंतहीन दर्द की गाथा है, जो अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ सह गई, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार और अकेलापन मिला। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें पूरी कहानी देखने का। आप सबका धन्यवाद। सावित्री की मृत्यु की खबर ने रमेश के दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। वह चुपके से गांव गया, जहां उसकी मां का अंतिम संस्कार हो चुका था। सावित्री के जर्जर घर में खड़े होकर उसने उस दीवार पर टंगी अपनी बचपन की तस्वीर देखी। उसकी आंखों में आंसू थे और अपराध बोध का बोझ उसे कुचल रहा था। कुसुम की कठोर बातें, अच्छा हुआ, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा, उसके कानों में गूंज रही थीं। लेकिन इस बार रमेश के मन में कुछ और चल रहा था। वह अब और चुप नहीं रह सकता था। रमेश ने गांव में राधा से मुलाकात की, जिसने सावित्री के अंतिम दिनों की दर्दनाक कहानी सुनाई। राधा की आंखों में आंसू थे जब उसने बताया कि सावित्री ने अपनी आखिरी सांस तक रमेश का नाम पुकारा था। वह तुम्हारे लिए जीती थी रमेश, राधा ने कहा, लेकिन तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। रमेश का मन अपराध बोध और क्रोध से भर गया, अपने आप पर और कुसुम पर, जिसने उसकी मां को इस हालत तक पहुंचाया। रमेश शहर लौटा, लेकिन इस बार उसका मन बदल चुका था। उसने कुसुम का सामना करने का फैसला किया। घर पहुंचते ही उसने कुसुम से कहा, मैंने अपनी मां को खो दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। कुसुम हैरान रह गई। उसने हमेशा की तरह रमेश को डराने की कोशिश की। तुम क्या करने वाले हो? मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रमेश ने इस बार उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने कुसुम को साफ शब्दों में कहा, या तो तुम अपना व्यवहार बदलो या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कुसुम को यह धमकी अप्रत्याशित लगी। उसने सोचा कि रमेश की यह हिम्मत सिर्फ क्षणिक है, लेकिन रमेश का इरादा पक्का था। उसने अपने ऑफिस में ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया और एक छोटे शहर में नई शुरुआत करने का फैसला किया। वह कुसुम को साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मन अब कुसुम के अत्याचारों से आजाद होने की ठान चुका था। रमेश ने सावित्री की याद में कुछ करने का फैसला किया। उसने गांव में अपनी मां के नाम पर एक छोटा सा स्कूल खोलने का विचार बनाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगाया और राधा की मदद से गांव के लोगों को इस नेक काम में शामिल किया। स्कूल की नींव रखते समय रमेश ने सावित्री की तस्वीर को अपने सीने से लगाया और कहा, मां, मैं तुम्हारी नहीं बचा सका, लेकिन तुम्हारा प्यार और बलिदान इन बच्चों की जिंदगी में जीवित रहेगा। स्कूल का उद्घाटन एक भावुक पल था। गांव के लोग, जो सावित्री को जानते थे, उस दिन रमेश के साथ खड़े थे। राधा ने स्कूल के प्रवेश द्वार पर सावित्री का नाम लिखा हुआ एक पट्टिका लगाई, जिस पर लिखा था, सावित्री देवी शिक्षा केंद्र। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे अपराध बोध के नहीं, बल्कि अपनी मां के प्रति श्रद्धा और प्रायश्चित के थे। इधर कुसुम को रमेश की दृढ़ता ने झकझोर दिया। अकेलेपन और रमेश के बिना जिंदगी की कल्पना ने उसे डरा दिया। वह गांव पहुंची, जहां रमेश स्कूल के काम में व्यस्त था। कुसुम ने पहली बार अपनी गलती स्वीकारी। उसने रमेश से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी मां के साथ बहुत गलत किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा अहंकार मुझे इतना अकेला कर देगा। रमेश ने कुसुम को माफ करने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर, कि वह सावित्री की याद में बनाए गए स्कूल के लिए काम करेगी और गांव के बच्चों की मदद करेगी।
कुसुम ने इस शर्त को स्वीकार किया। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी और धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगी। गांव के लोग, जो पहले कुसुम को नापसंद करते थे, अब उसके प्रयासों की सराहना करने लगे। लेकिन रमेश का मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। वह जानता था कि उसकी मां को वापस लाना असंभव है और उसका अपराध बोध उसे हमेशा सताता रहेगा। कई साल बीत गए। सावित्री देवी शिक्षा केंद्र अब गांव का गौरव बन चुका था। सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ने लगे और सावित्री का नाम हर बच्चे की जुबान पर था। रमेश और कुसुम अब एक दूसरे के साथ एक नई समझ के साथ रहने लगे, लेकिन रमेश का मन हमेशा अधूरा रहा। हर रात जब वह सावित्री की तस्वीर को देखता, उसकी आंखें नम हो जातीं। वह सोचता, काश मैंने उस रात दरवाजा खोल दिया होता। यह कहानी एक मां के अनंत प्यार और बलिदान की गाथा है, जो अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ सह गई। लेकिन यह कहानी रमेश के प्रायश्चित और एक नई शुरुआत की भी कहानी है, जहां सावित्री की यादें एक नेक उद्देश्य में जीवित रहीं। सावित्री का दर्द भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसका प्यार उस स्कूल के हर बच्चे की मुस्कान में, हर किताब के पन्ने में और रमेश के दिल में हमेशा जिंदा रहा।